हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले यहां तक समझते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि क्या है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में है कि एक कैनाल है और कैनाल का हम यहाँ पे केवल चौड़ाई दिखाएंगे, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में कैनाल का चौड़ाई भी पूछा है। तो यहाँ पे हम विड्थ ऑफ कैनाल दिखाएंगे केवल, यानी कि चौड़ाई दिखाएंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि एक कैनाल है जिसका चौड़ाई कुछ ऐसा है, मतलब ये चौड़ाई है। ठीक है, ये चौड़ाई कुछ भी हो सकता है, आगे निकालेंगे। क्लियर है? तो ये कैनाल का चौड़ाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब कैनाल के दोनों तरफ तो बैंक होगा, किनारा होगा। कैनाल क्या होता है? एक नहर टाइप का होता है। ठीक है, तो नहर के दोनों तरफ किनारा होगा, बैंक होगा। ठीक है, तो एक किनारे पे क्या कह रहा है कि एक किनारे पे एक टीवी टावर है। ठीक है, तो मान लो इस किनारे पे एक टीवी टावर है जो कि एकदम वर्टिकली खड़ा है, एकदम स्ट्रेट खड़ा है। तो अगर ये स्ट्रेट खड़ा है तो कैनाल के साथ यानी कि नहर के साथ कितना का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री के साथ बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि वर्टिकली खड़ा है एकदम। क्लियर है? यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से। तो इस टावर को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये टावर क्या है मेरा? ए बी है। और यहाँ पे जो कैनाल के चौड़ाई है उसको हम बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बी है, तो इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं? सी कर लेते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में आगे कहा है कि कैनाल के दूसरे किनारे से, यानी कि इस नहर के दूसरे किनारे से, तो दूसरा किनारा क्या होगा? ये पॉइंट सी होगा। तो पॉइंट सी पे मान लो कोई ऑब्जर्वर है जिसके हाइट के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम पॉइंट साइज मान के चलेंगे। क्लियर है? तो नहर के दूसरे किनारे पे एक ऑब्जर्वर है जो कि टीवी टावर के टॉप पे देख रहा है। तो अगर टीवी टावर के टॉप पे देखेगा तो मेरा लाइन ऑफ साइट क्या होगा? लाइन ऑफ साइट ये होगा कुछ, यानी कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा मेरा लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? यहाँ पे अब देखेंगे ध्यान से। अब क्योंकि जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा पॉइंट साइज ऑब्जर्वर के केस में? तो पॉइंट साइज ऑब्जर्वर के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपका ग्राउंड लेवल ही होता है, या जो भी है, जो भी लेवल है। यहाँ पे तो मेरा कैनाल है तो उसमें पानी होगा। ठीक है, तो जो भी वाटर लेवल है उसी वही क्या होगा? मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है जिसपे हम देख रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वर देख रहे हैं, वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहां तक का हो गया बात। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो आगे क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट क्या होगा मेरा? कुछ ये होगा मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है सी पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे है। अब इस पॉइंट से एक और ऑब्जर्वर है जो कि इस टीवी टावर के टॉप पे देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा मेरा? लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो मेरा 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कितना है? 30 डिग्री। और इस पॉइंट को हम डी मान रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इस टावर ए बी टावर का हाइट बताना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि इस नहर का चौड़ाई बताना है कि इसका चौड़ाई कितना है, विड्थ बताना है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली हमको ए बी का लेंथ फाइंड करना है और बी सी का लेंथ फाइंड करना है। गिवन क्या है? गिवन सी डी है। सी डी कितना है मेरा? 20 मीटर है। यहाँ पे दिया होगा 20 मीटर। ठीक है, खुद से समझना है कि सी डी मेरा 20 मीटर है। कैसे? क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कि जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है और ये सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि दूसरा पॉइंट जो है पहले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे है। तो पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये है। तो दोनों, ये जो दूसरा पॉइंट है पहले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे है, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर होगा। ठीक है, यानी कि हमको सी डी गिवन है, हमको ए बी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है और विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर को हम h मान लिए और विड्थ ऑफ कैनाल को हम x मान लेते हैं कि x मीटर है।
ठीक है, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर। ऐसे बुक में पहले से फिगर बना के दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ के जब बनाते हैं फिगर ना, तो वहां से मतलब बहुत चीजें समझ में आ जाती है कि आगे क्या करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। सब मीटर में दिया है तो हम इसको मीटर मान लेते हैं। ठीक है, मीटर नहीं भी लिखें लास्ट में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ का मतलब चौड़ाई होता है, विड्थ ऑफ द कैनाल बी x मीटर। ठीक है, चलो, तो यानी कि हमको h और x निकालना है। तो अब देखेंगे ध्यान से। अब हम यहां पे अगर फिगर देखें तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कौन कौन सा? एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? ट्रायंगल ABD दिख रहा है, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। तो दोनों का यूज करके हम x और h निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि 60 डिग्री में थीटा है, इसके सामने वाला साइड यानी कि AB परपेंडिकुलर है और ये बेस होगा। ठीक है, और हमको परपेंडिकुलर और बेस ही फाइंड करना है, तो कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा? tan यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा AB है और बेस क्या है मेरा? BC है। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। AB के लेंथ को h मीटर मान के चल रहे हैं और BC क्या मान के चल रहे हैं? हम x मान रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू √3 इंटू x आएगा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है? एक h है और x है। ठीक है, h है और x है, दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है। तो पहला इक्वेशन तो मिल गया, अब दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा? तो ये जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ABD, इसका यूज करके हम दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो h और x मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD। तो ABD ट्रायंगल में ये थीटा है, 30 डिग्री मेरा थीटा है, उसके सामने वाला साइड यानी कि AB परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? मेरा बेस होगा। तो बेस यहाँ पे पूरा BD होगा। ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल के केस में परपेंडिकुलर तो वही होगा, AB होगा, लेकिन बेस मेरा BD होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी tan यूज करना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो मेरा AB है, बेस इस केस में क्या होगा? BD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। AB के लेंथ को h मान के चले हैं। अब BD ध्यान से देखेंगे, BD क्या होगा? CD प्लस BC होगा। BD क्या होगा? CD प्लस BC। अब CD का लेंथ कितना है? 20 और BC का लेंथ कितना है? x, तो 20 प्लस x करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम BD के जगह पे 20 प्लस x कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस x ही रहेगा, और ये h इंटू √3, ये क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा। ठीक है, अब एक और हमको इक्वेशन मिल गया दो वेरिएबल में। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो, तो इस साइड हम क्लिंग कर रहे हैं, तो पॉज करके पहले नोट कर लें, उसके बाद हम क्लिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि क्लिंग किए हैं तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम
ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके सेकंड को सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखें, यहाँ पे h किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड में h के जगह पे √3x लिख सकते हैं। वहां से क्या होगा कि ये पूरा इक्वेशन वन वेरिएबल में आ जाएगा। अब जैसे ही वन वेरिएबल में आ जाएगा उसको सॉल्व करना आसान होगा। क्लियर है, तो वहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 + x इज इक्वल टू √3 और h किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है, तो इंटू √3x। ठीक है, तो h की जगह पे हम √3x लिख दिया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 20 + x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, 3x। तो यहाँ से आ गया 20 इज इक्वल टू, अब हमको x निकालना है तो x को एक तरफ करना होगा, तो ये x प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 3x - x। तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो x कितना आ गया, 20/2 यानी कि 10। तो x आ गया मेरा 10 मीटर। और x क्या था मेरा, x था विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल मालूम चल गया, जो कि कितना है मेरा 10 मीटर। ठीक है, तो इधर भी हमको क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इधर भी थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि इक्वेशन सेकंड का भी यूज नहीं होगा तो क्लीन कर दिए। तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉज करके नोट करते रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा लास्ट में। तो लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल वो कितना है मेरा 10 मीटर। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द कैनाल निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। क्लियर है, तो हाइट ऑफ द टावर को हम क्या माने हैं, h, और h किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है। तो यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, h इक्वल टू √3x। तो h बराबर √3 इंटू x कितना आया है मेरा 10 आया है, तो x के जगह पे 10 लिख देंगे। तो h आ गया 10 √3 मीटर। क्लियर है, काफी आसान था। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। ठीक है, 10 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो √3 की जगह पे 1.732 रख दो, तो वहां से आ जाएगा 17.32 मीटर। नहीं तो बुक में आंसर इतना ही दिया है 10 √3 मीटर, तो इतना पे ही छोड़ देंगे। क्लियर है, चलो। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दिया है पहले फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो पहले हाइट ऑफ द टावर का बात किया है, तो बुक में आंसर पहले 10 √3 दिया होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर क्या है मेरा 10 √3। तो जो भी आंसर देता है वो ऑर्डर में देता है, तो पहले हाइट ऑफ द टावर पूछा है तो आंसर भी पहले किसका देगा, हाइट ऑफ द टावर का देगा, यानी कि 10 √3। और बाद में पूछा है विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि विड्थ ऑफ द कैनाल बाद में पूछा है, तो उसका मतलब जो भी चौड़ाई आएगा यानी कि 10 मीटर जो भी है वो बाद में देगा। तो एनसीईआरटी बुक में पहले 10 √3 दिया है, उसके बाद 10 मीटर दिया है। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मतलब एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा होता है। तो कोशिश करेंगे कि खुद से देख के सॉल्व करने का। ठीक है, और भी सारे बुक होते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, उसको भी वहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगा हम RS अग्रवाल के क्वेश्चन और एग्जाम्पल को भी सॉल्व कराएंगे। क्लियर है, तो चलते हैं। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।